हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आज हम लोग 5वां चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे इस लेसन से शिक्षण की प्रविधियाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कैसे पूछा जाए, शिक्षण प्रविधियां से क्या आप समझते हैं? विधि तथा प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए हम दोस्तों इसका उत्तर कैसे अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया एक जटिल विषय है। कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक योजना बनाता है कि उसे कक्षा में क्या पढ़ाना है। योजना के पश्चात वह सोचता है कि विषय वस्तु को शिक्षार्थियों तक सुलभता से कैसे पहुंचाई जाए। इस प्रश्न के उत्तर को ही शिक्षण विधि कहते हैं। कुशल एवं उत्तम शिक्षण के लिए शिक्षक को कुछ उत्तर को ही शिक्षण विधि कहते हैं। कुछ युक्तियों या प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। युक्तियां या प्रविधियां शिक्षण में बहुत उपयोगी होती हैं। इन उपयोगियों का प्रयोग शिक्षण की प्रविधियों के अंतर्गत आता है। विभिन्न प्रविधियां भिन्न भिन्न अवसरों का पर प्रयोग में लाई जाती हैं, परंतु इनका अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। विधि तथा प्रविधि में अंतर क्या है? चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं विधि और प्रविधि में अंतर क्या है। जैसे विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जबकि प्रविधि इस बात पर निर्भर करती है। अगला है, विधि की एक सामान्य संरचना होती है, जबकि प्रविधि की संरचना विधि संरचना पर निर्भर करती है। अगला है, विधि का रूप व्यापक होता है, जबकि प्रविधि उसमें प्रयुक्त होने वाला अंश होता है। अगला है, प्रविधि सफलता पर ही प्रविधियों की सफलता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो दोस्तों शुरू कर देते हैं। प्रश्नोत्तर विधि से आप क्या समझते हैं? अच्छे प्रश्नों की विशेषता बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि अनुचित प्रश्नों का शिक्षण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न पूछने के उद्देश्य में दोस्तों इस लेसन से टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में, केवल इसी चैप्टर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न पूछने के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो हम लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। सुकार्ता के समय से चली आ रही यह एक प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति के 3 सोपान है। क्या है? चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना, उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो सके। छात्रों के माध्यम से उनमें संबंधित स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना। इसमें आवश्यकता अनुसार निम्न स्तर, मध्यम, उच्च स्तर के प्रश्न आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला का प्रश्नोत्तर की विशेषता क्या है? इस विधि के प्रयोग करने से छात्र सक्रिय होते हैं। छात्र नए ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति उत्सुक रहते हैं। इस विधि से छात्रों की समस्या एवं कठिनाई का निराकरण किया जाता है। ये छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करके सहायक है। अगर आगे है हम लोगों का प्रश्न पूछने की प्रश्न आवश्यकता क्या है? प्रश्न पूछा क्यों जाता है? पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से संबंधित जोड़ने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। बच्चों ने पढ़ा हुआ पाठ कितना अर्जित किया है, इस हेतु प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है। पाठ के पुनरावलोकन के लिए प्रश्नों की पूछने की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न पूछने के क्या उद्देश्य हैं? प्रश्न पूछने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। जैसे प्रश्न पूछने के उद्देश्य से प्रेरित करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको प्रश्न जवाब सही समझ पाए या नहीं। रुचियों, अभिरुचियों या योग्यताओं पर पता लगाना। अर्जित ज्ञान व नवीन ज्ञान से संबंधित जोड़ना। समस्या को उत्पन्न करना व निवारण करना। क्रियाशीलता हेतु बच्चों को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक ज्ञान का पता लगाना। 7वां, ध्यान को केंद्रित करना। अगला है, अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या है? सरल व स्पष्ट प्रश्न। दूसरा है हम लोगों का प्रेरणा उत्पन्न करने वाले प्रश्न। अगला है, निरीक्षण, अवलोकन, चिंतन व तर्क शक्ति को उत्पन्न करने वाला प्रश्न। परिणाम की प्रबोधक, उत्पादक को निर्देशन वाले प्रश्न। अगला है, शिक्षण
में प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि के सिद्धांत क्या है। शिक्षण में प्रविधि के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। प्रश्न की भाषा स्पष्ट एवं सरल हो तथा संक्षिप्त उत्तर वाले हों। प्रश्न निश्चित क्रम में हो तथा वे विचार शक्ति को उत्तेजित करने वाले हों। अगला है हम लोगों का, प्रश्न पूछते समय छात्र की योग्यता तथा क्षमता का पूरा ख्याल रखा जाए। प्रश्न पूछने का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। अगला है हम लोगों का, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि की उपयोगिता क्या है। छात्र सक्रिय हो जाते तथा उनमें नए ज्ञान के प्रति उत्सुकता जागृत होती है। छात्र की प्रविष्टि समस्या तथा कठिनाई का ज्ञान हो जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान की जांच हो जाती है। अब इसमें अनुचित है प्रश्नोत्तर में, कैसे अनुचित, बच्चों से निम्नलिखित प्रश्न नहीं कराने चाहिए। क्या, हाँ या नहीं में आने वाले उत्तरों के प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। यह प्रश्न बच्चों के अंदर दुविधा उत्पन्न करते हैं और उनकी विचारात्मक शक्ति कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नहीं पूछना चाहिए। ऐसे प्रश्न जो प्रतिध्वनि प्रश्न कहलाते हैं बच्चों से नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह उनकी क्रियाशीलता को कम करते हैं। जैसे शिक्षक ने बच्चे को बताया कि मोहम्मद तुगलक अपनी योजना के कारण असफल हुआ और फिर पूछ लिया कि मोहम्मद तुगलक क्यों असफल हुआ। ऐसे क्वेश्चन नहीं। अगला क्या है, हम लोग सांकेतिक प्रश्न, किसी अनुचित प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों के अंदर शिक्षक द्वारा बच्चों को दिए गए संकेत की झलक छिपी रहती है। जैसे क्या महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इसके अतिरिक्त बच्चों को अस्पष्ट, अनिश्चित, अप्रासंगिक तथा अनुप्रयोगी प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में इस लेसन से किस टाइप से पूछा जाए। एक अच्छे प्रश्नकर्ता के रूप में किसी अध्यापक द्वारा अपनाई जाने वाले किन्हीं 2 सावधानियां का वर्णन कीजिए। एक अच्छे प्रश्नकर्ता के रूप में अध्यापक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रश्न पूछने के समय रखी जाने वाली बातों की सावधानियां क्या होनी चाहिए। प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछे जाएं। प्रश्न पूछने के बाद बच्चे को सोचने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। प्रश्न प्रेरित करने वाले हों। प्रश्नों का विवरण समस्त कक्षा में होना चाहिए। बालकों द्वारा दिए गए उत्तर को शिक्षक द्वारा दोहराया ना जाए। बालकों को सही या गलत का निर्णय शिक्षक को स्पष्ट रूप से देना चाहिए। अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। विवरण विधि क्या अभिप्राय है। वर्णन करते समय सावधानियां रखनी चाहिए। विवरण प्रविधि, वर्णन विधि दोनों का हम लोगों को इसमें देखना है। विवरण क्या है। कथन विवरण शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात रूप से पाई जाती है। हम सभी और विशेष शिक्षक किसी भी बात को विस्तृत रूप से घटनाओं को वर्णन में कल्पना का फूट देकर उसे रोचक बनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यही कहानी का कथानक शुरू से घटना को प्रस्तुत करना ही विवरण है। डॉक्टर एस के अग्रवाल के अनुसार कथन मौखिक शैक्षिक एक पहलू है। कथन का तात्पर्य मौखिक रूप से कहकर, बतलाकर, ज्ञान देकर। इस युक्ति के प्रयोग में शिक्षक किसी वस्तु, घटना या प्रसंग को बालक के सम्मुख ऐसे उत्कर्ष ढंग से प्रस्तुत करे कि बालक के मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाता है। अगला क्या है, कथन उद्देश्य क्या है। बालक को स्वयं घटना का मानसिक चित्र बनाने के उद्देश्य से। अगला है, सामाजिक विषयों पर परंपरागत शिक्षण शैली की प्रभावात्मक बनाने हेतु। अगला है, बालकों को विभिन्न जगहों में एकत्रित ज्ञान को स्पष्ट करने के रूप में प्रस्तुत करना। वर्णन क्या है। वर्णन विधि में किसी व्यक्ति या स्थान का वर्णन किया जाता है। वर्णन वास्तव में स्पष्टीकरण का रूप होता है। वर्णन का प्रयोग लगभग सभी विषयों में किया जाता है। हमारे एक वैज्ञानिक है एच गार्लिक ने वर्णन का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है। वर्णन से आदेश है, आशय है कि शब्दों या संकेतों या दोनों के द्वारा किसी वस्तु का चित्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था। इस प्रक्रिया से शाब्दिक चित्र बनते हैं। यह किसी वस्तु का विवरण देने का प्रयास करता है, जिससे बालक उसके विषय में उचित धारणा बना सके।
वर्णन का प्रयोग क्या है। इतिहास, भूगोल तथा भाषा में रसानुभूत पाठों में वर्णन का प्रयोग किया जाता है। वर्णन करने की सावधानियाँ क्या। शिक्षक उन तथ्यों को भली भांति जानता हो जिनका वर्णन करने जा रहा है। अगला है वर्णन सरल भाषा में किया जाना चाहिए। वर्णन बालकों के वैदिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। वर्णन में सहायक सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा सकता है। शिक्षण में विवरण प्रविधियों को प्रभावित बनाने वाले उपयोग बताइए। कौन कौन से उपयोग है जो शिक्षण विवरण की प्रविधि को प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे तथ्यों तथा भाषाओं के त्रुटि विवरण में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। विवरण प्रसंगानुकूल, रोचक एवं भावों को व्यक्त करने में समक्ष हो। विवरण देते समय दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है विवरण एवं वर्णन प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। विवरण और वर्णन में क्या अंतर है। विवरण संक्षिप्त होता है लेकिन वर्णन विस्तृत या लंबा होता है। विवरण द्वारा तथ्यों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है लेकिन वर्णन द्वारा तथ्यों को तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों क्रमों में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है विवरण अधिकतर मौखिक प्रस्तुत किया जाता है लेकिन वर्णन मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है व्याख्या प्रविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह विधि किस स्तर पर कक्षाओं में उपयुक्त मानी जाती है। तो हम लोग व्याख्या करेंगे। निर्देश की सबसे पुरानी युक्ति व्याख्या ही है। जिस काल में पुस्तक उपलब्ध नहीं थी तथा हस्तलिखित सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी तब व्याख्या से ही शिक्षण कार्य होता था। आज व्याख्यान का रूप कॉलेजों में काफ़ी विस्तृत रूप से दिखाई देता है। उच्च कक्षाओं में सारे विद्यार्थी सिर्फ विषय के सीमित ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होते। व्याख्यान देना ही उनके पर्याप्त नहीं, व्याख्यान के साथ आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा शास्त्री व्याख्यान युक्ति को परंपरागत एक मार्गी वैज्ञानिक से दूर विधि है। इसमें शिक्षक की भूमिका को ही सर्वोपरि तथा प्रभाव युक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से किस टाइप से पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। जैसे इसके दोष क्या क्या हैं। जो विधि हमारी है प्रविधि, इसके दोष हम लोग दोस्तों देख सकते हैं। छोटी कक्षाओं की दृष्टि से अवैज्ञानिक विधि। इस प्रकार से प्रदत्त ज्ञान अस्थायी होता है। विषय का प्रयोगात्मक पक्ष अपेक्षित होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछ सकता है स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। इसका प्रयोग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन है। स्पष्टीकरण के द्वारा छात्रों के अथवा शिक्षकों के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है। यह कला विचारों को स्पष्ट करती है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य विचारों को एक प्रकार स्पष्ट करना है। बालक की उस ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर लें जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानते हो। स्पष्टीकरण देते समय निम्नलिखित सावधानियां क्या क्या। स्पष्टीकरण सरल भाषा में होना चाहिए। स्पष्टीकरण स्वाभाविक रूप से किया जाना चाहिए। शिक्षक को स्पष्टीकरण में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। विषय सामग्री को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। स्पष्टीकरण की विशेषता क्या है। जैसे भाषा, समग्रता, विशिष्टता, क्रमबद्धता। भाषा क्या, शिक्षक को चाहिए कि स्पष्टीकरण देते समय सरल भाषा का प्रयोग करें। समग्रता क्या, स्पष्टीकरण में जिस विषय वस्तु का शिक्षण किया जाता है उस विषय में यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके समस्त बिंदु समान रूप से स्पष्ट हों। विशिष्टता क्या, स्पष्टीकरण में विशिष्टता का बहुत महत्व। शिक्षक जिस समय स्पष्टीकरण दे रहा है उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखा कि लंबे स्पष्टीकरण में छात्रों को न दें। अगला है क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके बच्चों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उपयुक्तता का स्पष्टीकरण
में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात है कि स्पष्टीकरण में उपयुक्तता होनी चाहिए। उत्तर: यदि विषय वस्तु से हटकर स्पष्टीकरण में तथ्यों को सम्मिलित किया जाए जो निश्चित रूप से छात्र भटक जाते हैं, शिक्षण अधिगम न्यून स्तर पर ही रहेगा। अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाए। कहानी के द्वारा छोटे बच्चों को शिक्षण कराया जाता है। कहानी सुनाते समय किन तथ्यों का ध्यान देना चाहिए। कहानी सुनाते समय कहानी कहना एक विधि है। इसका प्रयोग विधि प्रविधि दोनों रूपों में किया जाता है। अब कहानी एक ऐसी कला है जो हर अवस्था, हर स्तर तथा हर समूह द्वारा रोचक एवं सफलतापूर्वक ग्रहण कर लिया जाती है। कहानी को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है: सत्य कहानी, पुराण संबंधी, पौराणिक, रामायण महाभारत। कहानी सुनते समय किन बातों को ध्यान देना चाहिए। कहानी सुनाते समय कहानी सरल, स्पष्ट व रोचक हो। कहानी बच्चों की शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए चुनी जाए। कहानी सुनते समय शिक्षक को अपने चेहरे तथा आवाज़ में वही हाव भाव व उतार चढ़ाव रखने चाहिए जो कहानी में निश्चित हों। कहानी की भाषा सरल एवं बच्चों को ग्राह्य होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निरीक्षण अवलोकन विधि की विशेषता पर प्रकाश डालिए। निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन होता है कि बच्चा कितना पढ़ा हुआ, कितना उसको ज्ञान हुआ, उसका उससे प्रश्न पूछा जा सके। किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य के वह व्यवहार को देखना ही अवलोकन। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि किसी घटना या कार्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन ही अवलोकन निरीक्षण कहलाता है। अवलोकन की विशेषता क्या है। अवलोकन की विशेषता वर्णनात्मक हो सकती है, व्यक्तिगत जांच हो, सामूहिक। तो हम लोग क्रम वाइज वर्णनात्मक क्या है, इसका उपयोग किसी भी शीघ्र कार्य का वर्णन को करने में उपयोगी होता है। अवलोकन वर्णन को अधिक सार्थक, मौलिक तथा परिकल्पनाओं से दूर वास्तविक बनाता है। व्यक्तित्व की जांच करना। अवलोकन के माध्यम से हम व्यक्ति के बहुमुखी व्यक्तित्व का अध्ययन कर सकते हैं। सामूहिक अध्ययन क्या है। अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम कक्षा में सभी बच्चों के व्यवहार का अध्ययन एक साथ कर उन्हें आवश्यकतानुसार निर्देश दे सकते हैं। विकलांग तथा बच्चों का अध्ययन। इस विधि के द्वारा हम छोटे बच्चों जो अपने भावों को भाषा द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब भौतिक परिस्थिति क्या है। किसी भी घटना का व्यवहार परिवर्तन में भौतिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगला है पाठ्य सामग्री। बच्चों के व्यवहार का वास्तविक और उचित अध्ययन तभी हो सकता है जब वह उन्मुक्त वातावरण में हो। कक्षा की चार दीवारी में रहकर बच्चों का व्यवहार बनावटी हो जाता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। उदाहरण प्रविधि पर प्रकाश डालिए। उदाहरण को के प्रकार बताइए। जैसे हम लोग दोस्तों पीछे देख चुके हैं उदाहरण प्रश्नोत्तर के बारे में, तो सेम उसी टाइप से इसको भी हल करना है। शिक्षण प्रक्रिया में उदाहरण रीति बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि शिक्षण को प्रभावशाली व रोचक बनाने में मदद देता है। उदाहरण पिंटसेट का विचार है कि अच्छे उदाहरण बौद्धिक रूप से मित्र प्रस्तुतिकरण का जीवन प्रदान करता है। जैसे उदाहरण मौखिक हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं। तो मौखिक उदाहरण के प्रयोग उदाहरण छात्रों के स्तर अनुकूल होने चाहिए। यह पाठ्य वस्तु को संबंधित करता है। सरल व सुविष्ट भाषा होनी चाहिए। मौखिक उदाहरणों के प्रकार क्या होना चाहिए। मौखिक उदाहरण में पहला है उदाहरण या एग्जाम्पल। यदि हम बालक को माता पिता भक्ति के बारे में पढ़ाएं वह हम श्रवण कुमार या रामचंद्र जी का उदाहरण दें तो यह उदाहरण होगा। शब्द चित्र वह माध्यम है जिसमें हम भाषा की सहायता से किसी वस्तु या स्थान का चित्रण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह बहुत ही कुशल अध्यापक का प्रयोग की जाना चाहिए। अगला हम लोगों का तुलना में हम किन्हीं दो बातों को ध्यान में समानता तथा असमानता प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला दृश्यात्मक उदाहरण क्या है। प्रदर्शनात्मक उदाहरण स्पष्ट व अपकश होने चाहिए। उन्हें इस प्रकार दिखाया जाए कि अधिक समय न लगे। अगला है दृश्यात्मक उदाहरण के प्रकार कैसे। इसमें सर्वप्रथम आता है कि वास्तविक पदार्थ
का छात्रों में अवलोकन करना। जैसे इतिहास में ताजमहल बढ़ाए तो छात्रों को वहाँ ले जाना, इस तरीके से वहाँ के वातावरण से अनुकूल कराना, रेखाचित्र या डायग्राम से बताना। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, खेल की परिभाषा दीजिए एवं इसका महत्व बताइए। खेल, बालक स्वाभाविक रूप से खेलने में रुचि लेता है। वे खेल के द्वारा ही अपनी इच्छाओं की प्रवृत्तियों को प्रकट करते हैं। बालक खेलने में विशेष रुचि लेते हैं। खेलने की परिभाषा, म्यूलिक एक वैज्ञानिक है, इनके अनुसार जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है। विद्यालय में खेल का महत्व क्या है? खेल के द्वारा बालकों में कुशलता एवं विकास किया जाता है। खेल सामाजिक भावनाओं का विकास करता है। खेल बालकों का बौद्धिक विकास करता है। खेलों द्वारा बालकों का शारीरिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खेल विधि का अर्थ बताइए एवं इसके सिद्धांत तथा आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। खेल विधि जैसे हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, सेम उसी तरीके से इसको हम लिखेंगे। खेल विधि बालकों को खेलने प्रवृत्ति का एक ऐसा उत्तम ढंग है कि बालक खेल खेल में ही नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। ह्यूजे तथा ह्यूजे के अनुसार वह विधि जो छात्रों को उसी उत्साह से सीखने की योग्यता प्रदान करती है जो उसके स्वाभाविक खेल में विद्वान खेल विधि के नाम से जानी जाती है। खेल विधि के सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए? शिक्षण की परंपरा विधियों को समस्त करके रोचक शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण कार्य में बालकों की रुचि पर ध्यान रखना चाहिए। शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। खेल विधि की आवश्यकता क्या होनी? स्वतंत्रता होनी चाहिए, रचनात्मक एवं मानसिक व्यक्तियों और उत्तम शिक्षण होना चाहिए। खेल के विभिन्न रूप होने चाहिए। देखना क्या क्या विभिन्न रूप होने चाहिए? उछलना, कूदना, भागना, विभिन्न वस्तुओं पर आविष्कारात्मक खेल, समूह खेल। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, समूह चर्चा, वार्तालाप, वाद विवाद विधि से क्या अभिप्राय है? जब बच्चा समूह में चर्चा करता है तो उसके शिक्षा में ग्रोथ होती है। जब वार्तालाप करके एक दूसरे से बात करके उसमें ज्ञान की वृद्धि होती है। वाद विवाद से झगड़ने से भी बच्चों में ज्ञान होता है। वार्तालाप विधि का अर्थ है, वार्तालाप एक ऐसी विधि है इसमें 8 या 10 सदस्य होते हैं, निश्चित पाठ्य बिंदु पर उस एक एक करके अपने विचार प्रस्तुत करें, आपस में प्रश्न पूछकर समस्या का समाधान करें। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला पद्धति के गुण एवं दोष स्पष्ट कीजिए। प्रयोगशाला जैसे किसी चीज को हम लोग उदाहरण द्वारा प्रयोग करके देखें, उसको प्रयोगशाला विधि कहते हैं। उसमें दोष क्या होते हैं? प्रयोगशाला की पद्धति के गुण जैसे छात्रों के उत्तरदायित्व की भावना का जागृत करना, छात्र फल की सत्यता की जांच कर सकता है। उसके दोष क्या क्या हो सकते हैं? इस विधि में शिक्षण करना प्रत्येक विद्यालय के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इस विधि से उपकरण खरीदना महंगा पड़ता है। उपकरण, इस पद्धति में समय अधिक नष्ट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोग, कार्यशाला से आप क्या समझते हैं तथा इसकी आवश्यकता बताइए। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, प्रदर्शन युक्त से आप क्या समझते हैं? शिक्षण युक्तियों में प्रयोग दर्शन युक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके माध्यम से छोटे स्तर पर छात्रों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। क्योंकि इस स्तर पर बालक ज्ञान प्रदान करने में अवबोध करता है, इसलिए उसके लिए आवश्यक है कि उसको किसी पाठ्यवस्तु उससे संबंधित वस्तु को दिखाकर ज्ञान दिया जाए। अब इसमें प्रदर्शन विधि का उपयोग क्या है? छोटी कक्षाओं को कम समय में उपयुक्त ज्ञान दिया जाए। उपकरण की कमी होने पर शिक्षा प्रभावशाली होता है। इसमें दोष क्या क्या होते हैं? सभी विषय को स्पष्ट रूप से पढ़ाया जाना संभव नहीं है। बहुत सारे प्रयोग को क्रमबद्ध रूप से में प्रयोग नहीं किया जा सकता। समस्त कक्षा के बालकों द्वारा प्रयोग का निरीक्षण नहीं किया। अब इसमें हम लोगों को अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन किस टाइप से इस समय हम लोगों के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में शिक्षण की प्रविधियां में किस टाइप से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के 3 सोपान बताइए।
प्रश्नों की व्याख्या व्यवस्थित रूप से निर्मित करना, प्रश्नों को समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना। अगला है छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करना। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है विवरण प्रविधि का अर्थ बताइए। विवरण क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। विवरण कहानी का एक रूप है। विवरण देने का उद्देश्य यह होता है कि छात्रों का मस्तिष्क एक मानसिक चित्र बनना जिससे कि छात्र विषय वस्तु की पूरी तरह समझ सके। कहानी कथन प्रविधि की विशेषता बताइए। कहानी कथन विधि में बालक जिज्ञासु बने रहते हैं। बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। उदाहरण अगला क्वेश्चन पूछा है उदाहरण प्रविधि के कितने प्रकार हैं। मौखिक है, दृश्यात्मक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है मौखिक उदाहरण क्या है। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पूरे भाव के साथ सरल शब्दों में पाठ का सजीव चित्रण प्रस्तुत करके छात्र का विषय अच्छी तरह से समझा लेता है। दृश्यात्मक उदाहरण देकर रूप बताइए। अगला क्वेश्चन जब मौखिक उदाहरण से विषय वस्तु का स्पष्ट ज्ञान न कराया जा सके तो शिक्षक को दृश्यात्मक वस्तु का प्रदर्शन करके ज्ञान कराना आवश्यक हो जाता है। जैसे चार्ट, मॉडल पेपर, चित्र, मानचित्र की सहायता से। डाल्टन पद्धति का क्या अर्थ है। इस पद्धति में बालकों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार बांट दिया गया है। बालकों पर समय सारणी तथा परीक्षा का कोई बंधन नहीं होता है। प्रोजेक्ट पद्धति क्या है। इसमें बालक किसी योजना को अपने प्रयासों द्वारा पूरा करता है। ये योजना व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार से की जाए, जैसे किसी समस्या का समाधान करना, मॉडल पेपर तैयार करना इत्यादि। किंडरगार्टन पद्धति से आप क्या समझे। इस पद्धति को क्रॉमवेल ने बालक को खेल, गीत और उपहारों के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया है। बालक उनकी गेंदों, लकड़ी के टुकड़े, तख्तों से खेलकर गणित तथा रेखागणित का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला है मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति क्या है। मेरिया मॉन्टेसरी ने बालक को अनेक वस्तुएं खेलने को देने की बात कही है, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बात सीख लेता है। बेसिक शिक्षा पद्धति क्या है। गांधी जी ने इसे बुनियाद शिक्षा का नाम दिया है। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तलिपि शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने की कौशल बच्चों में विकसित कराना। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से वाद विवाद प्रविधि की खोज। 1929 में हैरी अवर स्टीन वाद विवाद प्रवृत्ति की खोज की। पर्यटन के प्रकार बताइए। संक्षिप्त, लघु एवं सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्र पर्यटन। अगला क्वेश्चन पूछा अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अन्वेषण प्रविधि का तात्पर्य शिक्षण की प्रविधि से है जिसमें बालक को खोज करने वाले की स्थिति रखकर बिना किसी विशेष निर्देश से उन्हें स्वयं खोज या नवीन अर्जित करना। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि क्या है। प्रयोग दर्शन अनुसंधान, क्योंकि बालक करके सीखता है। शिक्षण निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति, इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों को उदाहरण विधि की दो उपयोगिता बताइए। उदाहरण से पाठ्य वस्तु रोचक एवं बोधगम्य स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण का प्रयोग विषय सामग्री को अधिक स्पष्ट करता है और नया ज्ञान प्रदान करता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।